हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं आपका ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो कि हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से, उस चैप्टर में अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में कि क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, क्या होते हैं गैल्वेनिक सेल और कैसे इनकी वर्किंग होती है, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में होते हैं। अब बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल, मतलब अब गैल्वेनिक सेल को ही हम आगे बढ़ाएंगे और उसकी और इन डेप्थ थ्योरी को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानना। यानी कि मन में सवाल आता होगा कि गैल्वेनिक सेल में जो वोल्टेज आता है, जैसे डेनियल सेल में मैंने आपको बताया 1.1 वोल्ट, तो मन में सवाल आया होगा कि कैसे वो आया। मतलब 1.1 वोल्ट इज अ वोल्टेज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम जिंक टू कॉपर। लेकिन इसमें जिंक का भी क्षमता थी कि उसने इलेक्ट्रॉन निकाला और कॉपर के पास भेजा, और इसी 1.1 वोल्ट में जो वोल्टेज आ रहा है ओवरऑल जिंक और कॉपर के बीच में, इसमें कॉपर की भी क्षमता इंक्लूड थी। यानी कि कॉपर ने भी तो उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा कि आने दो, और इन दोनों क्यूमुलेटिव एफर्ट से आपका बना होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब समझना यह है कि ये 1.1 वोल्ट कैलकुलेट कैसे हुआ, मतलब ये आया कैसे हुआ। तो वोल्ट मीटर ने दिखा दिया, लेकिन अगर वोल्ट मीटर नहीं होता तो क्या हम वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते? हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेते तो। अब क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो मैं आपको समझाता हूं। थोड़ी देर के लिए स्टैंडर्ड वर्ड को आप भूल जाओ, सिर्फ ध्यान दो 2 वर्ड पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रोड की क्षमता, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रोड क्या, पहले तो ये डिसाइड करो। जो सेल जो आप जिसकी बात कर रहे हो, उस सेल में इलेक्ट्रोड क्या है? वो मेटल की रॉड जो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। जैसे डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक की रॉड थी, वो जिंक इलेक्ट्रोड था, और रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, तो वो कॉपर का इलेक्ट्रोड था। कॉपर की रॉड थी मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड था। अब उस इलेक्ट्रोड की क्षमता, उस इलेक्ट्रोड की क्षमता कहलाई जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप पूछोगे सर किस बात की क्षमता? मतलब ठीक है इलेक्ट्रोड की क्षमता समझ गए, लेकिन किस चीज की क्षमता भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की क्षमता। सर एक मिनट, एक बात बोलो ना, लूज करने की कि गेन करने की? भाई ये तो इलेक्ट्रोड पे निर्भर करता है। डेनियल सेल में जिंक क्या करता था? सर डेनियल सेल में जिंक सर इलेक्ट्रॉन लूज करता था, तो फिर ये उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता हो गई। उसी डेनियल सेल में कॉपर क्या करता था? सर कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता था, तो फिर ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता हो गई, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझो पहले मेरी बात को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर समझने की कोशिश करें तो समझो यहां पर द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लूज करें या गेन करें टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब उनको उनके ही नमक के पानी में डुबाकर रखा जाए तब। क्योंकि यह बात याद रखना, जब हम डेनियल सेल बनाते हैं या कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड रखते हैं, जिस किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड रखते हैं, उसको उसी के नमक के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं। कोई दूसरा नमक नहीं चलेगा। मतलब उस नमक में उस मेटल के आयंस होने चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोड उसमें डिप करके रखी है। जैसे जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डिप किया तो जिंक सल्फेट में डिप होगा। कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डिप करा, कोई और इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलेगा। मतलब उसमें नमक कॉपर आयंस वाला ही होना चाहिए था, तभी कॉपर की रॉड उसमें डिप करेंगे। अब जब इन इलेक्ट्रोड्स को इन्हीं के नमक के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो इनकी वो क्षमता जिसमें या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, जो भी करें, उसके इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने की जो भी क्षमता होगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा हूं, थोड़ी देर के बाद स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब भी बता दूंगा, लेकिन ये होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जैसे आपके पास ये एक रॉड है, ये सिंपल सी एक रॉड है। ये कौन सी रॉड है? मैग्नीशियम की रॉड है। ठीक है,
अब ये जो मैग्नीशियम की रॉड है, ये मैग्नीशियम के किसी नमक के पानी में डिप्ड होगी। टेम्परेचर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, टेम्परेचर की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये अपने ही नमक के पानी में डिप्ड होगी। यहां पर है मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब इसके अंदर मैंने क्या मिला रखा है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके अंदर Mg+2 के आयंस होंगे। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके अंदर Mg+2 के आयंस होंगे। किसके आयंस होंगे? Mg+2 के आयंस होंगे। तो ये मैग्नीशियम की रॉड इसमें डिप्ड है। अब ये मैग्नीशियम की रॉड आप वायर से कनेक्ट कर दो, और जाहिर सी बात है खुला नहीं छोड़ना वायर, वहां पर कोई और भी होगा। लेकिन अब ये मैग्नीशियम दो काम में से कोई एक काम करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सर एक मिनट, सर मैग्नीशियम तो मेटल है। सर तो मैग्नीशियम अगर मेटल है तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसा किसने कहा? ऐसे तो डैनियल सेल में कॉपर भी मेटल था, लेकिन वहां तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, जिंक था जो लूज कर रहा था। यहां इस बात पे निर्भर करेगा कि इस मैग्नीशियम को किसके साथ लगा रखा है आपने सेल में, क्योंकि ये मैग्नीशियम अकेला नहीं, मैंने कहा ना, ये वायर अकेला खुला नहीं छोड़ेंगे, ये वायर किसी दूसरी रॉड तक जाएगा, कोई दूसरे मेटल की इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा, और वो मेटल की इलेक्ट्रोड पर निर्भर करेगा कि मैग्नीशियम क्या करने वाला है। अगर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो मैग्नीशियम फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन वो मेटल की इलेक्ट्रोड जिससे मैग्नीशियम कपल्ड है, जिससे मैग्नीशियम कनेक्टेड है, अगर वो ज्यादा ताकतवर निकला तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम गेन करेगा। मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते पुख्ता तरीके से कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। यह इस बात पर निर्भर होगा कि मैग्नीशियम को आपने किसके साथ लगा रखा है। लेकिन मैग्नीशियम करेगा कोई एक काम, या तो लूज या गेन। कितनी क्षमता से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या कितनी क्षमता से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माना जाएगा। वो इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। खत्म बात। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कि मैग्नीशियम कितनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर सकता है या फिर उसी इलेक्ट्रॉन को कितनी क्षमता से वो गेन कर सकता है। ये पोटेंशियल, ये क्षमता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। सर ये क्षमता कैसे नापते हैं? मतलब क्या, मतलब कैसे नापेंगे? जैसे हम बोलते हैं कि यार हमने उसको खींच लिया तो इतनी एनर्जी लगाई, हमने वो उसको फेंक दिया, उसको धक्का दे दिया तो इतनी एनर्जी लगाई। सर हमारे लिए तो एनर्जी को, हमारी क्षमता कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। हमारी कैलोरीज निकाल लो, क्योंकि एनर्जी की यूनिट से, या जूल्स निकाल लो, सारी चीज आपको पता चलेंगे। सर मेटल के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है, तो वो क्षमता कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी उस मेटल के वोल्टेज से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि वोल्टेज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन पूरी तरीके से वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। सर मतलब ऐसा है क्या कि वोल्टेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कम होगा या लूज करेगा तो कम होगा? कुछ ऐसा कंसेप्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर क्षमता अच्छी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली क्षमता अच्छी हो या उसकी लूज करने की क्षमता अच्छी हो, उसका वोल्टेज हमेशा हायर साइड ही होगा, हमेशा हायर साइड ही होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल अच्छा है, भले वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पोटेंशियल हो या भले वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल हो, क्षमता अगर अच्छी है इन दोनों में से कोई भी एक काम करने की, तो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होगा। तो फिर सर वोल्टेज में यह कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता है? वोल्टेज की वैल्यू के पहले उसके साइन से, क्योंकि जो साइन होंगे वो लूज और गेन के अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज तो क्षमता ज्यादा ही है, लेकिन वो साइन डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता है या वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है। वो उनके साइन डिसाइड करेंगे। सारी बात को अभी एक्सप्लेन करता हूं। सो पहले तो अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपन ने डेफिनेशन देख ली। तो अगर कोई मैंने मेटल सॉलिड ले लिया तो वो Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। सो इफ इट रिलीजेस n इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn+। दिस मींस इट इज either losing electrons or Mn+ will gain n electrons, will form M solid. That means either it will gain electrons. So either it will lose electrons or it will gain electrons. Whatever it will do,
it will be considered to have some tendency, or it will be considered as to have some potential, which is called this metal's electrode potential or this metal's potential. इसको हम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मेटल का पोटेंशियल बोल देंगे, भले वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। लेकिन उसकी बस एक शर्त है कि मेटल को उसी के नमक के पानी में डिप होना पड़ेगा, तभी वो पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी बचा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी ये क्लियर हो गया। अब यहां टेम्परेचर मैंने आम टेम्परेचर लिया था 298 केल्विन, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो अभी तो मैंने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया था, ठीक है। लेकिन अब तुम देखते हुए चलना, इफ इलेक्ट्रोड लूजेस इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए वो दो टाइप के हो गए, क्योंकि मेटल का भरोसा नहीं है, वो दो काम कर सकता है। अगर वो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि वो मेटल की इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो हम उसका कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर वही मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो वो अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, और अगर वो रिड्यूस करेगा तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जब बात करी थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इस मेटल का हम निकाल सकते हैं क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस मेटल का हम तब निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब ये Mn+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, तो अब इसका हम निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको यह देखना है कि आप कौन सा पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर दो टाइप के हो गए, क्योंकि मेटल पर भरोसा नहीं है कि वो कब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कब गेन कर दे। और ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे अभी मैंने बोल दिया कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है डैनियल सेल में, लेकिन कब? जब वो कॉपर के साथ कपल्ड हो, क्योंकि जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लेकिन मान लो कोई ऐसा सेल हमने बना दिया जिसमें जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। आपने इनकी अगर मेटल इलेक्ट्रोड ले लिया इनके ही नमक के सॉल्यूशन में, तो फिर ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और अब जिंक को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। तो फिर आप जिंक का निकालोगे रिडक्शन पोटेंशियल। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसीलिए यह बात यहां पर लिखी हुई थी कि या तो अगर वो लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, और अगर वो गेन करेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ई ऑक्सीडेशन बोल देता हूं, ई ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ई रिडक्शन बोल देता हूं। सर ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, मतलब एक ही मेटल के दो दो पोटेंशियल्स होंगे, तो ये बार बार अलग अलग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। नहीं, यही तो इसकी खास बात है। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम रहेंगे, बस साइन का फर्क रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। मतलब किसी मेटल के अगर एक अच्छी क्षमता इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो उसी वैल्यू के बराबर उसकी वही क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी, बस उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर आप मानते हो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, बस अंतर ये कि वो माइनस के बराबर होगा, बस इतना अंतर है। क्योंकि कोई एलिमेंट जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सेम वैल्यू के खराबी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मतलब जितने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उतने ही बेकार ढंग से, वैल्यू विल बी द सेम, बट उतने ही बेकार ढंग से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज अच्छा कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सोडियम के बारे में हम कहते हैं सोडियम यार बहुत तगड़े से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब हमने कहा इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा कर देखते हैं, तो वो उतनी ही नफरत से इलेक्ट्रॉन को गेन कर मतलब उतनी ही नफरत से वो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने की कोशिश करेगा। जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देता था, उतनी ही मुश्किल से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, बस साइन का अपोजिट
साइन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पॉजिटिव मानते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव मानते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। कोई एक चीज नेगेटिव रहेगी और दूसरी चीज पॉजिटिव रहेगी, दैट्स इट। इसलिए लिखा हुआ है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का x वोल्ट है तो उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल -x हो जाएगा, -x वोल्ट। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +x है तो उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल x ही होगा, बट वो माइनस में x होगा। इससे होगा क्या, इससे आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, या तो ऑक्सीडेशन निकाल लो या रिडक्शन निकाल लो, नेगेटिव लगा दोगे तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है? ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन होता क्या है बच्चों, केमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकालना होता, हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मतलब मेटल के जो क्षमता है वो किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालनी है। सर एक मिनट, मेटल की क्षमता स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालनी है मतलब क्या सर? मेटल की क्षमता कंडीशन टू कंडीशन चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। सर किन चीजों पर चेंज हो जाती है? किस टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन रख रखा है आपने, एक वो किस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन, वो पूरा कंटेनर है ना इलेक्ट्रोड का भरा हुआ, डिप करके रखा हुआ है आपने, वो किस टेम्परेचर पे रखा है, एक तो उस पर क्षमता डिपेंड करती है। क्योंकि भैया जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी भी बदलती है। मेटल टू मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी भी बदलती है। जनरली जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर करते जाओगे इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना आसान होता जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना उतना मुश्किल भी होता जाएगा। क्लियर हो गया? तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा, जिस नमक के सोल्यूशन में उसको डिप करके रखा है उस नमक के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, कि भैया उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, इस पे भी निर्भर करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन बनानी पड़ती है जहां पर हम एक पर्टिकुलर मेटल का एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सके, और वो कंडीशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। किस सेंस में? एसटीपी के सेंस में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के सेंस में। क्या होता है एक्सप्लेन करता हूं, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने अभी क्या बोला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाइज सेम होते हैं, बस साइन वाइज अपोजिट होते हैं। जो मेटल जितना अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखता है उतना ही बेकार रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, या कह लो मैग्नीट्यूड वाइज तो उतना ही रखेगा लेकिन बस अपोजिट साइन में रखेगा तो माइनस लग जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर हमने बात करी कि हर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर की कंडीशन है, और दूसरा जिस नमक के सॉल्यूशन में उसको डिप कर रखा है उसके कंसंट्रेशन की कंडीशन है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें और कंसंट्रेशन भी फिक्स कर दें तो हम कह सकते हैं हम उस मेटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फिक्स कर चुके हैं। और अगर वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन रख लें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू देगा। और स्टैंडर्ड मतलब अगर हम उसको एसटीपी पे रख लें, सो इफ द इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन 1 मोलर कंसंट्रेशन of its own ions and the temperature is maintained at 273 Kelvin, then the electrode potential is called standard electrode potential। क्योंकि जब आप टेम्परेचर 273 केल्विन रखोगे और जब कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का 1 मोल पर लीटर रखोगे, यानी कि 1 मोलारिटी रखोगे, तो ये दोनों ही कंडीशन एसटीपी की कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है। और एसटीपी कंडीशन में आपका हर मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होकर आएगी, एक ही आएगी, मतलब हर मेटल की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मेटल टू मेटल वो वैल्यू अलग होगी, लेकिन वो मेटल की जो बार बार वैल्यू बदलती थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने कंडीशन जिस पर वो बदलती थी उन कंडीशन को फिक्स कर दिया। तो अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है, फिक्स हो गया है, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले जो आप बोलते थे ई ऑक्सीडेशन या ई रिडक्शन, अब वो ई नॉट ऑक्सीडेशन या ई नॉट रिडक्शन बोलोगे। क्यों? क्योंकि नॉट का मतलब है आपने ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया है। स्टैंडर्ड बोले तो एसटीपी कंडीशन वेयर टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, तो ये एसटीपी कंडीशन होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और अभी भी ये दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज, बट द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द साइन। तो एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, दैट्स इट। बाकी दोनों वैल्यू वाइज अभी भी सेम है।
और नॉट क्यों लगा है? ये जो डिग्री का साइन होता है इसको नॉट बोलते हैं, विच रिसेंबल्स द एसटीपी कंडीशन। ये वो बताता है कि ये जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल एसटीपी कंडीशन पे निकाला है, तो वो नॉट लगा रहे हैं। सेम ये जो नॉट लगा हुआ है इसके ऊपर डिग्री जैसा साइन, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है जो एसटीपी कंडीशन पे निकाला है। क्लियर हो गया? हां, ये भी हो सकता है कि कई बार आपको गैसियस एटम्स के भी पोटेंशियल्स निकालने हो, मतलब कोई मेटल जरूरी नहीं हर बार मेटल सॉलिड फॉर्म में आए, वो गैसियस रूप में भी आ सकता है, या कोई ऐसा एलिमेंट आ सकता है जो गैसियस स्टेट में और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो फिर आपको प्रेशर भी 1 atm रखना पड़ेगा जो कि एसटीपी प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन का प्रेशर है, दैट इज 1 atm। तो फॉर गैसियस स्टेट इफ द गैसेस इज इन्वॉल्व देन द स्टैंडर्ड कंडीशन चूजन आर 1 atmospheric pressure and 273 Kelvin temperature. It is 273 Kelvin temperature and it is denoted by E naught. So it will be denoted by E naught, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आप बोलते हो। क्लियर हो गया? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब, जो कि एसटीपी कंडीशन पे नापा जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ तो लिया, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे? हाउ यू कैन मेजर दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ये निकलेगा कैसे? ये इसकी वैल्यू आएगी कैसे? और अगर इसकी वैल्यू आ गई तो जो सेल के वोल्टेज मिलता था, जैसे डेनियल सेल में 1.1 वोल्ट मिलता था, वो कैसे मिलता था वो समझ में आ जाएगा। तो मुद्दा है इसके मेजरमेंट का, इसको मेजर करने के लिए। अब होगा क्या? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या बोला उनने? किसी सिंगल इलेक्ट्रोड की एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों नहीं कर सकते पूछो? क्योंकि मान लो कोई इलेक्ट्रोड आपने लिया और आपको पता है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आपने उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया और उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू भी कर दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज होकर जाएगा कहां? वायर तो यहां पर खुला है, यहां तो कुछ मैंने बोला ही नहीं कि कुछ लगाया है। और अगर वायर खुला है तो मैं तो मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा ही नहीं, मतलब वो लूज करेगा ही नहीं। फिर मेटल लूज करता होगा, लेकिन अभी तो सर्किट ओपन है ना, तो सर्किट को तो क्लोज करना पड़ेगा। और सर्किट अकेले अकेले में तो उस पर क्लोज नहीं होगी कि मैग्नीशियम से निकाला, मान लो एक मेटल मैग्नीशियम मान लिया था और मैग्नीशियम से निकाला और मैग्नीशियम पे छोड़ दिया, तो भैया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये तो जरूरी है कि अगर आप मैग्नीशियम जैसे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो उस पर जो तार लगाया है उस वायर को किसी दूसरे मेटल के साथ भी कनेक्ट करो जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो। मतलब जो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो। आपको ऐसे मेटल के साथ उस मैग्नीशियम को कपल करना होगा, कनेक्ट करना होगा। और जब कनेक्ट करोगे तो फिर जो इलेक्ट्रॉन भागेगा जिस क्षमता से मैग्नीशियम से उस मेटल की तरफ जो मैग्नीशियम से कनेक्ट किया है, वो इलेक्ट्रॉन की क्षमता अब सिर्फ मैग्नीशियम के अकेले की क्षमता नहीं होगी, बल्कि उस मेटल के गेन करने की भी क्षमता उसमें इन्वॉल्व होगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो आपने ये मैग्नीशियम की एक रॉड थी और यहां मान लो कोई एक्स मेटल था, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज एक्स। आपने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, मैं मानता हूं, और वायर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन यहां भागा। अब आपने तो मैग्नीशियम पर ध्यान दिया था कि मैग्नीशियम इस इलेक्ट्रॉन को कितनी क्षमता से भगा सकता है, आपने इस बात पर ध्यान दिया और आप उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो। वो वैल्यू आपको यहां वोल्ट मीटर लगेगा, उससे कैलकुलेट होगी। लेकिन आपको क्या लगता है वो वोल्ट मीटर सिर्फ मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन भगाने की क्षमता होगी? मैं तो कहता हूं वो एक्स के इलेक्ट्रॉन को बुलाने की भी क्षमता होगी, क्योंकि एक्स भी तो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा भैया, क्योंकि एक्स भी तो बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं भी तो खींच रहा हूं। तो इस वोल्टेज में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, इस वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है, वो वोल्टेज की रीडिंग मेरी भी रीडिंग इन्वॉल्व करती है। मतलब एक्चुअली दिस रीडिंग विल बी द क्यूमुलेटिव सम ऑफ मैग्नीशियम एंड एक्स, will be the total sum of both the potentials of magnesium's oxidation potential and X reduction potential, दोनों पोटेंशियल का सम होगा। तो फिर इस अकेले का पोटेंशियल कितना होगा ये कैसे पता चलेगा?
समझ में आ रही है? जैसे एक गेट है, मैं उसको पुश कर रहा हूं और अपोजिट साइड से एक और बंदा है जो उसको पुल कर रहा है, और मैंने पुश किया और उसने पुल किया, गेट खुल गया। क्लियर हो गया? मैंने पुश किया और उसने पुल किया अपोजिट साइड से, तो गेट खुल गया। लेकिन मैंने कितनी ताकत लगाई ये कैसे पता चला? गेट पर कितनी ताकत लगी, ये तो गेट पे एक मीटर लगा देंगे, वो बता देगा कितनी फोर्स लगी। लेकिन उस फोर्स में मेरा पुश भी शामिल है और सामने वाले बंदे का पुल भी शामिल है। मेरा अकेला पुश कितना लगा ये कैसे निकालोगे? ये तो नहीं निकाल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि मैग्नीशियम को अकेला ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर मैग्नीशियम से निकालना है तो कोई तो ऐसा कपल करना ही पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और अगर ऐसा कपल कर दोगे तो उसकी भी क्षमता होगी गेन करने की, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगी साथ में, क्योंकि वोल्टमीटर तो एक ही, और वोल्टमीटर बोलता मैं तो दोनों की रीडिंग दूंगा सम करके। तो अकेले मैग्नीशियम की रीडिंग आप कैसे निकालोगे, यह सवाल है। तभी तो हम कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और मैग्नीशियम में एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई सा भी मेटल ले सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, जिस मेटल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, जिस मेटल का भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आप उसको एक ऐसे एटम के साथ कपल करोगे, आप उसको एक ऐसे एटम के साथ कपल करोगे जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है, यानी कि जिसकी ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई क्षमता है और ना इलेक्ट्रॉन के लूज करने की कोई क्षमता है। वो इलेक्ट्रॉन की मोह माया से टोटली दूर है। कुल मिलाकर वो बोलता है भाई साहब मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, चाहो तो तुम ले जाओ, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है चाहे मुझे दे जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता, तुम्हारी मर्जी है, तुम इलेक्ट्रॉन मुझको देना चाहते हो दे जाओ, यहां रख जाओ, तुम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो ले जाओ, मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मैं ना रोकूंगा, किसी भी सूरत में नहीं रोकूंगा, और ना अपनी इच्छा से कुछ आपको दूंगा। मतलब जो आपको करना है आप कर सकते हो, मैं एकदम बिल्कुल चुपचाप बैठा हूं। तो फिर आपको इस मेटल को एक ऐसे एटम से कनेक्ट करना होगा जिसकी कोई मोह माया नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेकर, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शून्य होगा, 0 वोल्ट होगा। अभी भी हालांकि जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो वोल्टमीटर को नहीं पता कि एक का शून्य, उसको तो दोनों का सम करके वो देगा, लेकिन ये बात आपको पता होगी कि दूसरे वाले का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मतलब जो धक्का आप लगा रहे हो, पुश लगा रहे हो गेट पर, वो सिर्फ आप लगा रहे हो, दूसरी साइड से सिर्फ एक आदमी डमी बन के खड़ा है, वो पुल का कोई फोर्स नहीं लगा रहा। क्लियर हो गया? वोल्टमीटर अभी भी आपको दोनों का पोटेंशियल बताएगा सम करके, लेकिन यह आपको पता है कि सामने वाले का कोई पोटेंशियल नहीं, क्योंकि सामने वाले का तो पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ना उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा है और ना उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की इच्छा है। तो फिर जो भी काम आप करोगे, जो भी काम इस मेटल कर रहा होगा, ये उसी का पोटेंशियल आपको बताएगा। अब लेकिन सवाल आएगा कि ऐसा कौन सा एटम है जिसका ये मोह माया नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लेकर, या जिसका पोटेंशियल शून्य होता है, ऐसा कौन सा मेटल है? तो ऐसा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। So to overcome this difficulty, we need a reference electrode, जिसको हम रेफर करते हैं हर मेटल के साथ में, like She, which is called standard hydrogen electrode। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो लूज कर भी सकता है और वक्त आने पर एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल गेन भी कर सकता है। इसका मतलब उसका खुद का कोई पोटेंशियल, कोई क्षमता नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, कोई भी क्षमता नहीं है। इसलिए हम शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं और हर मेटल के साथ उसको लगाकर, हर मेटल की इलेक्ट्रोड के साथ उसको कपल करके हर मेटल की इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानने की कोशिश करते हैं, जो इसी वोल्टमीटर से आएगा। क्यों शी? क्योंकि शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0.00 वोल्ट, तो वो उसको हम लोग मान लेते हैं कितना है कि 0.00 वोल्ट है। तो जब एक का 0.00 वोल्ट है तो इस वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग होगी, इस वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग होगी वो इस साइड के मेटल की ही रीडिंग होगी, मतलब शी के साथ जो कनेक्टेड है उसी की रीडिंग होगी। अब ये शी होता क्या, ये कैसे बनेगा? हाइड्रोजन तो एक एटम है और हाइड्रोजन H2 जो होती है वो गैसियस होती है, जो कि हाइड्रोजन का डायटॉमिक फॉर्म होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर सकता है डायटॉमिक फॉर्म H2 गैस में। तो उस H2 गैस का हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैसे, ये जानेंगे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगले वीडियो में। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो उस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि अगला वीडियो होगा।
क्लियर हो गया? बट अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लो। तो ये हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि आप कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो। याद रखना, अभी जो हम फिलहाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो एसटीपी कंडीशन पे निकाल रहे हैं, जिस वजह से उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एसटीपी कंडीशन पे निकलता है। ठीक है, और यही ई नॉट से हम डिनोट करते हैं। निकालने के लिए हम इसको एक ऐसे एटम के साथ कपल करते हैं जिसका कोई पोटेंशियल नहीं है, यानी कि जिसका पोटेंशियल जीरो है, जो कि जनरली शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो magnetbrains.com पर अवेलेबल है। आपको वहां magnetbrains.com पर जाना है, लॉगिन करना है, और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।